Welcome dear students. I am Abdur Rahman, your biology instructor. Today our topic is nephron under the heading of human urinary system. Previously हम लोग human urinary system को describe कर चुके हैं in detail, जिसमें हम लोगों ने so far components of human urinary system and structure of kidney हम लोगों ने describe किया था previous lecture में. अब उसी से related third component है nephron, very important, related to MDCAT and your second year biology. Nephrons are the structural and functional unit of kidney. हम इनको structural and functional unit इसलिए कह रहे होते हैं कि जो किडनी का स्ट्रक्चर इनसाइड द रेनल पैरामिड्स वो भी बिल्डअप हो रहा होता है नेफ्रॉन की मदद से, एंड यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वो भी प्रोसीड हो रहे होते हैं इनसाइड द नेफ्रॉन. इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन या एनी अदर मैमेलियन किडनी. तो हम लोग ह्यूमन किडनी की ही बात करेंगे. उसके अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन दो हेडिंग्स में हमने इसको डिस्क्राइब करना है. तो एक हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रा किया उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और एक स्ट्रक्चर ड्रा किया उसके फंक्शन को समझने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग नेफ्रॉन की टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं. उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन एंड देन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसमें काउंटर करंट एक्सचेंज और हार्मोनल कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे. अगर नेफ्रॉन की टाइप्स की बात करें तो अपॉन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड इन टू रीजन्स. दो रीजन्स में अरेंज हुए होते हैं नेफ्रॉन इनसाइड द किडनी. अब ये देखें, हमने प्रीवियसली किडनी को एज ए होल डिस्क्राइब किया था. अब हम लोग जो रेनल पैरामिड्स है उनको एलैबोरेट करके देखना चाह रहे हैं कि रेनल पैरामिड्स के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कह रहे हैं, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है और यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स कैसे प्रोसीड हो रहे हैं वहाँ पे. नेफ्रॉन्स की अगर अरेंजमेंट की बात करें तो नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल और मेडुल्ला रीजन के अंदर मौजूद होते हैं इनसाइड द किडनी. अब ये जो रीजन है इट इज़ द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स का रीजन है एंड इट इज़ द रीजन ऑफ मेडुल्ला. अब ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है इट इज़ द बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला. अब 85% जो नेफ्रॉन मौजूद है हमारी बॉडी में या किडनी में वो हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में, उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. और जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स हैं दोज आर लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला. ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है कॉर्टेक्स और मेडुल्ला का, यहाँ पे मौजूद होंगे जो रिमेनिंग नेफ्रॉन है. तो उनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो डीप इनटू मेडुल्ला पेनिट्रेट कर रहा होगा. और बाद में हम लोग आगे चल के जब फंक्शनिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जिनको हम लोग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं. दीज आर द टूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन. अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को इन डिटेल डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक चीज़ है रेनल कार्पसल्स और दूसरी है रेनल ट्यूब्यूल्स. रेनल कार्पसल्स के अंदर ये जो रीजन है जिसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये इंक्लूडेड है. और उसके बाद है ट्यूबुलर पोर्शन, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्यूबुलर पोर्शन और कलेक्टिंग डक्ट तक क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है. इसको हम लोग कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल. इसको फर्दर हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले. अब ये पीसीटी प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये सबसे पहले है ट्यूब, इसको कह रहे हैं प्रॉक्सिमल एट द स्टार्ट. और क्योंकि ये बालदार है इसको कहेंगे कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद ये जो ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और ये जो अपवर्ड जा रही है उसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले. एंड देन क्योंकि ये डिस्टल एंड पे है, लास्ट पे है, इसको बोलेंगे डिस्टल. और क्योंकि ये प्रॉक्सिमल की तरह बालदार है इसको क्या बोलेंगे, कन्वोल्यूटेड. तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन शॉर्ट हम इसको डीसीटी भी कह रहे होते हैं, इसको पीसीटी भी कह रहे होते हैं. तो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले,
उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स, जहाँ पे आकर जो सारी यूरिन प्रोडक्शन है उसको डाला जाता है। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स इन टर्न कहाँ पे ओपन हो रही होगी, इनसाइड दिस पेल्वस, और पेल्वस से जो यूरेटर है वो क्या कर रहा होगा, कैरी कर रहा होगा यूरिन को टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा टू आउट ऑफ बॉडी। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को ज़रा यहाँ पे लेबल करके देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? जो इन रेनल आर्ट्रियोल्स की डिवीजन के बाद बन रही हैं। अब वो रेनल आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को कैरी कर रही है इनसाइड द नेफ्रॉन, उसको बोलेंगे एफिरेंट आर्ट्रियोल। और वो रेनल आर्टरी की ब्रांच जो कि कैरी कर रही है ब्लड को अवे या आउट ऑफ द बोमन कैप्सूल, उसको हम लोग बोलेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब क्योंकि आर्टरी की ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल, तो आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को लेके आ रहा है इनसाइड द बोमन कैप्सूल। अब बोमन कैप्सूल क्या है? ये कप शेप जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। अब वो ब्रांच रेनल आर्टरी की जो कि ब्लड को कैरी कर रही है इनसाइड दिस बोमन कैप्सूल, उसको क्या बोलेंगे, एफिरेंट आर्ट्रियोल। और वो ब्रांच जो कैरी कर रही है वे फ्रॉम दिस बोमन कैप्सूल, उसको बोलेंगे इफिरेंट आर्ट्रियोल। ई फॉर इजेक्ट भी हम लोग कह रहे होते हैं। अब यहाँ से जो फर्स्ट पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको क्या कहते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल आप लोगों को नज़र आ रही है दैट इज गोइंग डाउनवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद ये जो ट्यूब अपवर्ड जा रही है इसको हम लोग नाम देते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद ये जो लास्ट पे डक्टेड पोर्शन नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स, collecting ducts, and these collecting ducts finally open into renal pelvis। अब यहाँ पे जो ट्यूबुलर पोर्शन है इनका जो अपर पोर्शन है ये क्या है, थिक, और जो लोअर पोर्शन है ये क्या है, नैरो। तो आपने इनको ऐसे ही ड्रा करना है कि जो अपर पोर्शन है वो क्या है, थिक, और जो लोअर पोर्शन है वो क्या है, नैरो। ये था एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कि नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो दो रीजन्स में डिवाइड किया, एक था रेनल कार्पसल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के बाद बोमन कैप्सूल, उसके बाद यहाँ पे आने वाली आर्ट्रियोल्स, एफिरेंट आर्ट्रियोल एंड इफिरेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। और उसके बाद ये जो इफिरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से निकल रही है ये क्या करेगी, ओवरऑल जितने भी नेफ्रॉन है इसके ऊपर क्या कर लेगी, ब्रांच अप हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि ये ऑल अराउंड द ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इनको क्या कह रहे हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब यहाँ पे ये जो ब्लड को कैरी कर रही हैं ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्लियर, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाएगी इनसाइड द टिश्यूज ऑफ दीज किडनीज। किडनीज के अंदर जो टिश्यूज हैं वहाँ पे वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पे जो ब्लू कलर की आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर बेसिकली वेन्स एंड दीज आर रेनल वेन्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड
बट यूरिया फ्री ब्लड कैरी कर रही हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीऑक्सीजनेटेड को यूरिया के साथ मिक्स नहीं करना। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इट इज़ यूरिया फ्री ब्लड। स्टार्ट पे जो ब्लड आ रहा था इट वाज ऑक्सीजनेटेड बट यूरिया कंटेनिंग, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड निकल रहा है इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड बट यूरिया फ्री ब्लड। ये था एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करेंगी, रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रही होंगी। वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी वो आगे चल के हम लोग फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। अब ये स्टेप्स ऑफ यूरन फॉर्मेशन, यूरन फॉर्मेशन के स्टेप्स, या इसको दूसरा नेम दिया जा रहा होता है फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यूरन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं उनमें वेरी अर्ली है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो ब्रांच रेनल आर्टरी की जो आर्ट्रियोल है वो एंटर हो रही है इनसाइड द ग्लोमेरुलस। अब क्योंकि वो आगे जाके ब्रांच हो रही है टू कैपिलरीज, जिसको हम लोग कह रहे हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस वाले रीजन के अंदर क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज हैं एक तो वो क्या होंगी पोरस, और दूसरा क्या होगा उनका स्माइल, उनका जो साइज होगा वो क्या होगा बहुत स्मॉल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, और उस फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर ही क्या करता है फिल्ट्रेशन करवा रहा होता है। और दूसरी चीज़ द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर पोरस। अब यहाँ पे क्या होगी फिल्ट्रेशन, और उस फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है वो एंटर हो जाएगा इनटू दिस बोमैन कैप्सूल। अब ये ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर क्या है एंटर हो चुकी है फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग जब फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है वेरी अर्ली स्टेप दैट इज फिल्ट्रेशन। अब एक चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है, फिल्ट्रेट एंड रिमेनिंग। जब भी आप लोग फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप एक फनल को डिस्कस करें इनसाइड द बीकर, तो जो चीज़ यहाँ पे लिक्विड फॉर एग्जांपल आप लोग डाल रहे हैं, जो चीज़ नीचे आ रही है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट, मतलब ये फिल्टर हो चुकी है। और जो चीज़ यहाँ पे बच गई है इसको क्या कहते हैं रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसका मतलब है वो सब्सटेंसेस या वो लिक्विड जो कि फिल्टर आउट हो चुका है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, उसको क्या नाम दे रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर यूरिया, उसके बाद क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन, ग्लूकोज, उसके बाद अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद कुछ आयंस एंड देन साल्ट्स। ये क्या हो रहे होंगे यहाँ पे फिल्टर, और ये वेरी अर्ली स्टेप है, इसको हम लोग क्या लेबल करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वेरी अर्ली स्टेप इनसाइड द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हुई क्यों, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर था, और दूसरी चीज द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस वर पोरस, इसलिए क्या यहाँ पे फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो चुकी। और ब्लड के अंदर जो चीज़ एडिड थी वो क्या थी यूरिया। यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ हुई लिवर के अंदर, और वो आ कहाँ गया ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, ग्लूकोज और अदर जो अमाइनो एसिड्स और जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं मौजूद हैं, और ये सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे आके फिल्टर आउट। एक चीज़ याद रखनी है, आरबीसीज एंड लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फिल्टर आउट, इसलिए ये क्या होंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो उसके अंदर आरबीसीज या जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है कि ये
जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसका हिस्सा नहीं होंगे। अब यहाँ पे वेरी अर्ली स्टेप फिल्ट्रेशन, उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन। याद रखें इसको रीअब्जॉर्प्शन का नाम देंगे क्योंकि ये कहाँ जा रही हैं, इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी, ब्लड कैपिलरीज। अब याद रखें जितने भी ये सब्सटेंसेस थे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे के सारे अब्जॉर्ब हो चुके हैं पहले ब्लड में। भला कहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था। अब ये दोबारा रीअब्जॉर्ब होंगे, इनको क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। वो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होगी, ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो है, यहाँ पे जो 90% है जो हम लोग रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, वो क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है। तो उस रीअब्जॉर्प्शन में इट इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, हम लोग इसको नाम क्या दे रहे हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस रीअब्जॉर्प्शन में कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ किया जाएगा कि वो क्या हो, एंटर हो जाएं बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ये सारे तो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस एंड वेरियस साल्ट्स, ये तो हमें लाजमी तौर पर वापस चाहिए इनसाइड द ब्लड। तो इनको यहाँ से एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। जो चीज़ एलिमिनेट करनी है वो क्या है, यूरिया, क्रेटिनिन एंड सम टाइम आयंस एंड साल्ट्स। ये डिपेंड करेगा कि आयंस एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड है इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे जो चीज़ रीअब्जॉर्ब होगी, इट विल बी वाटर, इट विल बी ग्लूकोज, it will be the amino acids, it will be the ions, और उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर सब्सटेंसेस जो कि यूज़फुल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब। तो ये दूसरा प्रोसेस या दूसरा स्टेप जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन। अब इस रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फिल्ट्रेट बच जाएगा, याद रखें बार बार हम लोग एक ही नाम देंगे इसको, वो क्या होगा, फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट की मूवमेंट भी नज़र आ रही है। जो फिल्ट्रेट यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से निकलेगा उसके अंदर क्या होगा, मोस्टली अब जो वाटर और उसके बाद यूरिया और उसके बाद कुछ साल्ट्स, क्योंकि जो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड है ये 100% रीअब्जॉर्ब हो जाती है इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। वाटर 60% रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिया बिल्कुल रीअब्जॉर्ब नहीं होता, क्रेटिनिन बिल्कुल रीअब्जॉर्ब नहीं होता, और जो आयंस एंड साल्ट्स दे आर रीअब्जॉर्ब इन वेरिएबल क्वांटिटीज। इसका मतलब है कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ये तो कम्प्लीटली 100% रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं, इनको आगे हम लोगों ने डिस्कस नहीं करना। अब ये हमारे फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मौजूद है वो है वाटर, आयंस, कुछ साल्ट्स और उसके बाद जो यूरिया एंड क्रेटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो चीज़ रीअब्जॉर्ब होगी वो होगी वाटर। द वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब बैक इनटू किडनी इंटरस्टिशियम। अब याद रखें ये जो नैरो पोर्शन है ये अलाउ कर रहा होगा वाटर को रीअब्जॉर्ब होने में, क्योंकि इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर। अब जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे सोडियम को एक्टिवली अपटेक किया जा रहा होगा, सोडियम आयंस को एक्टिवली अपटेक किया जा रहा होगा। अब ये एक्टिवली अपटेक क्यों किया जाता है, अब आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी भी लग रही होगी, तो क्या ज़रूरत है कि हम लोग सोडियम आयंस को एक्टिवली अपटेक कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न अभी जब काउंटर करंट मल्टीप्लायर को पढ़ेंगे वहाँ पे इन डिटेल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों सोडियम आयंस को एक्टिवली अपटेक किया जा रहा होता है, एनर्जी के एक्सपेंस पे अपटेक किया जा रहा होता है। तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ ओनली परमिएबल टू वाटर, इट इज़ नॉट परमिएबल टू सोडियम आयंस। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज़ ओनली परमिएबल टू सोडियम आयंस एंड इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कोई भी वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। उसके बाद जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यहाँ पे आकर भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है, और कुछ सिक्रीशन की जा रही होगी इनटू दीज ल्यूमन ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स,
वो सिक्रीशन क्या है, वो सिक्रीशन बहुत स्पेसिफिक है एंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। वो सिक्रीशन किस चीज़ की होती है, हाइड्रोजन आयंस एंड सम टाइम वी कैन से द क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये क्या है, सिक्रीशन की हेडिंग में हम इसको क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ये सिक्रीशन कहाँ पे होती है, इनसाइड फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स इनटू द लीमन ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स। अब इसको भी हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे जब काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, यहाँ पे भी आके वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, जो कलेक्टिंग डक्ट्स में मैंने एरो दिखाई है और वाटर को रीअब्जॉर्ब होता हुआ दिखाया है, ये हर सिचुएशन में नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा एडीएच पे। अगर एडीएच नहीं होगा तो जो कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे लाजमी वाटर ने रीअब्जॉर्ब होना है। ये रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करती एडीएच पे, क्योंकि जो एडीएच की फंक्शनिंग है वो कहाँ पे होती है, जस्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। हार्मोनल कंट्रोल में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ यूरिया मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे होते हैं, अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरिया यहाँ पे क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिया क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि यूरिया तो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, इसको तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए आउट ऑफ द बॉडी रेनल पेल्वस के अंदर। उसकी रीज़न अभी हम लोग पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर को, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स को अभी कवर करने जा रहा है। काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर। अब सबसे पहले हम लोग जो नेफ्रॉन है, इसकी कुछ रीजन्स ऑफ किडनी के अंदर डिवीजन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है इट इज़ सिचुएटेड इन कॉर्टेक्स, और ये जो पोर्शन है इट इज़ सिचुएटेड इन आउटर मेडल्ला। ये आउटर मेडल्ला के अंदर और ये इनर मेडल्ला, तीन रीजन्स हम लोगों ने बना दिए हैं। ये है कॉर्टेक्स वाला रीजन, कॉर्टेक्स, ये है आउटर मेडल्ला, आउटर मेडल्ला, और उसके बाद इनर मेडल्ला। और इस इनर मेडल्ला के अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेटेड यूरिन है, वो प्रेजेंट होता है। अब जितनी ज़्यादा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होंगी उतना ज़्यादा क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स हो रही होगी। अब काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। द वाटर विल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब किडनी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से कुछ ऐसी चेंजेस की जा रही होती हैं कि वाटर को यहाँ पे क्या करवाया जाए, रीअब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे यूरिया ब्राइन बाथ बन रहा होगा, यूरिया ब्राइन बाथ। ब्राइन किसको कहते हैं, साल्ट्स को, फॉर एग्जांपल NaCl साल्ट्स को, और उसके बाद यूरिया। अब ये जो साल्ट सिक्रीट हो रहे हैं, इन साल्ट के सिक्रीट होने की वजह से जो ट्यूब्यूल के बाहर साल्ट और यूरिया की क्वांटिटी क्या है, यूरिया कहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। तो साल्ट और यूरिया की मिकदार क्या हो जाती है, ज़्यादा, एंड दिस इंक्रीज्ड salt and urea concentration will allow the water molecule to move out from these tubules of descending loop of Henle। तो आप लोगों को समझ आ रही है कि ये जो concentration of the urine है, जो descending loop of Henle से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वो ADH की वजह से नहीं हो रहा, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो एक्सटर्नली जो साल्ट्स और जो यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है, उस वजह से क्या वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन्स दो होते हैं जो रिलीज हो रहे हैं, एक है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन को अपोज, मतलब यूरिन की क्वांटिटी को ये क्या करते हैं, डिक्रीज। अब जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होगी, फॉर एग्जांपल रोज़ा की हालत में बॉडी के अंदर वाटर फ्लूइड की बॉडी के अंदर जो वाटर है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, कम। तो उस केस में क्या होगा, ADH को रिलीज करवाया जा रहा होगा फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड दिस ADH विल इन टर्न एक्ट अपॉन दीज कलेक्टिंग डक्ट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं लिखते हुए, स्टूडेंट क्या लिखते हैं, ये जो ADH है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर को क्या करवाता है, रीअब्जॉर्ब। अब याद रखना है बेटा, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर। और जो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, वो हो रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ADH।
अब जैसे ही बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की मिकदार लोअर होगी तो एडीएच की मिकदार क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये दोनों एक दूसरे को उल्ट चलेंगे। जब एडीएच की मिकदार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो रहा होगा, वापस ब्लड कैपिलरीज में जा रहा होगा, किडनी इंटरस्टिशियम की तरफ जा रहा होगा, और जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड। अब दूसरा जो हार्मोन है जो जिसको हम लोग कह रहे हैं एल्डोस्टेरॉन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉर्टिकल रीजन of the glands which are located upon the kidney। अब ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स हम इनको कहते हैं मिनरल्स को ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो वो मिनरल आयंस कौन से हैं, सोडियम आयंस, और ये सोडियम आयंस क्या करवा रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं कि जो वाटर है मैक्सिमम वो क्या रीअब्जॉर्ब हो। अब एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी डिपेंड कर रही होगी कि सोडियम आयंस बॉडी में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बॉडी के अंदर सोडियम आयंस की मिकदार कम है तो एल्डोस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज। लेकिन नॉर्मल सिक्रीशन लाजमी हो रही होगी एल्डोस्टेरॉन की, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही सोडियम आयंस बाहर रिलीज होंगे तो तब काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से एक एडवांटेज जो मैमेलियन किडनी का है वो ये है कि यहाँ पे जो काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर की मदद से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको क्या किया जा रहा होता है, कंसनट्रेट किया जा रहा होता है। जो मिडल्ला रीजन है इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, और जो कॉर्टिकल रीजन है इट इज़ स्टिल डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हम लोगों ने डिस्क्राइब किए, दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन, दैट इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज़ सिक्रीशन। अब सिक्रीशन को मैंने कहा था अभी आगे चल के क्या कर रहे हैं, दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये कुछ इस तरह से हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द ट्यूब्यूल ऑफ किडनी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं। अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है आउटसाइड, और ये इनकी एपिथेलियम है, और ये इनका ल्यूमन है। अब यहाँ से सोडियम आयंस को बाहर भेजा जा रहा होगा, और उसी के साथ जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनको भी बाहर भेजा जा रहा होगा। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन को अलाउ नहीं करती मेम्ब्रेन, ये बाहर नहीं आ सकते। तो फिर क्या किया जाता है, जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं तो इन बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट करवाने के लिए किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करती है। अब रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि H पॉजिटिव कंबाइन करती है HCO3 नेगेटिव के साथ, और क्या बना देती है, H2CO3। अब ये H2CO3 अगेन डिसोसिएट होगा और बना देगा H2O प्लस CO2 बाहर आके। तो ये H पॉजिटिव सिक्रीशन एक तो एसिडिटी को कंट्रोल करेगी, और दूसरा क्या करेगी, जो HCO3 आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, उनको भी रिमूव करवा रही होगी फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल्स। ये थी हमारे पास एक डिस्कशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी क्यूरी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।